नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक थ्रिलर फंतासी मूवी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर के बारे में समझाने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत पेरिस के एक मछली बाजार से होती है, जहाँ एक गर्भवती विक्रेता एक बच्चे को जन्म देती है। उसके पहले के सभी बच्चे मृत पैदा हुए थे, इसलिए वह मानती है कि यह बच्चा भी मर चुका है। वह बच्चे को मछली के बचे हुए ढेर में धकेल देती है और वापस काम पर लग जाती है। शायद उसे बच्चे की नब्ज जांचनी चाहिए थी या उसे थप्पड़ मारकर जांचना चाहिए था, लेकिन शायद उस समय ऐसा नहीं किया जाता था। हालांकि जैसे ही बच्चे को बाजार की बदबू आती है, वह जोर से रोने लगता है। बाजार के सभी लोग उसे सुनते हैं और तुरंत महिला पर बच्चे को मारने का आरोप लगाते हैं। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी ही पकड़ी जाती है और उसे मौत की सजा दे दी जाती है। इसके बाद बच्चे को मैडम गैलार्ड नाम की एक महिला द्वारा संचालित एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। कई साल बीत जाते हैं और अब वह बच्चा 5 साल का जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुएल बन गया है। उसमें एक अनोखी प्रतिभा है, एक श्रेष्ठ घ्राण शक्ति जो उसे किसी भी गंध को पहचानने की क्षमता देती है। जीन जानवरों, फलों और वस्तुओं को केवल उनकी गंध से पहचान सकता है, भले ही वे दूर हों। जब वह 13 साल का होता है, तो मैडम गैलार्ड जीन को 5 पाउंड के लिए एक टैनरी में बेच देती है। बूढ़ी औरत खुश है कि उसे अच्छे पैसे मिले, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ चोर मैडम गैलार्ड को घर वापस जाते समय मार देते हैं। दूसरी ओर जीन ग्रिमल नाम के एक बड़े बदसूरत आदमी का प्रशिक्षु बन जाता है। टैनरी में जीवन कठिन है, क्योंकि मजदूरों को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन जीन लचीला साबित होता है और अपने सारे दृढ़ संकल्प के साथ काम करता रहता है। कई सालों की मेहनत के बाद ग्रिमल आखिरकार जीन को एक चपरासी के रूप में प्रमोट कर देता है। वह युवा लड़के को शहर में ले जाता है और दुकानों में डिलीवरी करता है। जैसे ही जीन भीड़ भरी सड़कों पर चलता है, वह अपनी नाक से सभी नई गंधों को सोख लेता है। वह अच्छी और बुरी गंधों की बहुतायत से मोहित हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद ग्रिमल को एक दुकान पर मीटिंग में जाना पड़ता है और जीन को अकेला छोड़ देता है। युवक इस अवसर का फायदा उठाता है और अपनी नाक को पास की एक परफ्यूम की दुकान तक ले जाता है। यह दुकान ग्राहकों से भरी हुई है, जो एक नए ट्रेंडी सेंट एमोर एट साइके खरीदने आए हैं। हालांकि जीन जल्द ही सबसे मीठी गंध से विचलित हो जाता है जो उसने कभी महसूस की है। वह तुरंत मोहित हो जाता है और गंध के स्रोत का पीछा करने लगता है। जीन को पता चलता है कि यह गंध एक सुंदर लाल बालों वाली महिला से आ रही है, जो आलू बुखारे बेच रही है। वह उसकी गंध का पीछा करता है और आखिरकार उसे एक गली में एक मेज पर बैठी हुई पाता है। जीन महिला के पीछे छिपकर उसकी गंध को सोखने लगता है। यही वह समय होता है जब वह महिला मुड़ती है और अचानक उसके सामने आ जाती है। डरी हुई महिला चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन जीन उसके मुंह को ढक लेता है। वह किसी के आने की आवाज सुनता है और उसे छाया में खींच लेता है। एक जोड़ा वहां से गुजरता है और जीन उनके जाने का इंतजार करता है। फिर वह आखिरकार महिला को छोड़ देता है, केवल यह जानने के लिए कि उसने गलती से उसे दम घुटने से मार डाला है। एक तरह से इसकी गलती ग्रिमल की है। हालांकि जो कुछ उसने किया है, उससे घबराने के बजाय जीन एक लालची जानवर की तरह उसके शरीर को सिर से पैर तक सूंघने लगता है। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं, शव अपनी जीवित गंध खोने लगता है, जो युवक को मानसिक पीड़ा में डाल देता है। उस रात टैनरी में ग्रिमल जीन की खूब पिटाई करता है क्योंकि वह भाग गया था, लेकिन जीन को इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह महिला की गंध के बारे में सोचता रहता है। वह तय करता है कि उसका जीवन का लक्ष्य किसी की गंध को हमेशा के लिए संरक्षित करने का तरीका ढूंढना है। पेरिस में कहीं और एक बार प्रसिद्ध परफ्यूमर ज्यूसेप बाल्दिनी अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाए गए एमोर एट साइके के बाद से ग्राहकों की कमी का रोना रोता है। उसकी दुकान पर अब कोई नहीं आता। ज्यूसेप बाल्दिनी निराशा से एमोर एट साइके का फॉर्मूला समझने की कोशिश करता है ताकि वह अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सके, लेकिन चाहे वह इसे कितना भी सूंघे, वह सभी सामग्रियों को पहचान नहीं पाता। भाग्यवश जीन एक रात ज्यूसेप की वर्कशॉप पर पहुंचता है, जहां वह टैनरी से जानवरों की खाल की एक खेप लेकर आता है। वह तुरंत सभी सामग्रियों और गंधों से चकित हो जाता है। वास्तव में वह बता सकता है कि ज्यूसेप एमोर एट साइके के साथ प्रयोग कर रहा है। जीन परफ्यूमर को बताता है कि उसके पास कौन सी सामग्री गायब है और वह इसे वही बनाने की पेशकश भी करता है। ज्यूसेप को उसके दावे पर स्पष्ट रूप से संदेह है, लेकिन फिर भी उसे अनुमति दे देता है। युवक फिर कई सामग्रियों को मिलाना शुरू कर देता है, सभी पारंपरिक तकनीकों को नजरअंदाज करते हुए। जब वह काम पूरा कर लेता है,
तो ज्यूसेप को यह जानकर झटका लगता है कि टेनरी का यह अनुभवहीन लड़का एक बार में एमोरेट साइके को पूरी तरह से फिर से बना चुका है। ओह, तुम गंध के जीनियस हो, वह चिल्लाता है। अगले ही दिन ज्यूसेप ग्रिमल से जीन को खरीद लेता है, जो खुशी खुशी बड़ी रकम स्वीकार कर लेता है। बड़ा बदसूरत आदमी सीधे एक मधुशाला में जाता है और खुद को पूरी तरह से शराब के नशे में डुबो देता है। इस बीच जीन ज्यूसेप का प्रशिक्षु बनकर काम करना शुरू कर देता है। इस नए व्यापार के बारे में सब कुछ सीखता है। वह कई अद्भुत परफ्यूम बनाता है जो ज्यूसेप की दुकान को फिर से प्रसिद्ध बना देते हैं। अनुभवी मास्टर फिर जीन को सिखाता है कि हर अच्छे परफ्यूम में 12 नोट होते हैं, लेकिन एक सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाले परफ्यूम में एक 13वां सार होता है जो अन्य सभी नोटों पर हावी होता है। अगले दिन ज्यूसेप जीन को सिखाता है कि गुलाब के सार को सही तापमान पर उबालकर और संघनित करके कैसे निकाला जाता है। युवक इस पूरी प्रक्रिया से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने दम पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। वह सड़क से यादृच्छिक चीजें लेता है, जैसे लोहे की जंजीर, एक घोड़े की नाल और यहाँ तक कि अपने मास्टर की पालतू बिल्ली भी। वह फिर उन्हें परफ्यूम डिवाइस के अंदर डाल देता है, उम्मीद करता है कि उनकी गंध निकल आएगी। अगली सुबह जल्दी ज्यूसेप को वर्कशॉप से आती जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं। वह वहां दौड़ता है और पाता है कि जीन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। लड़का उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है क्योंकि उसकी प्रणाली धातु जैसी चीजों की गंध नहीं निकाल सकती। ज्यूसेप को विश्वास नहीं होता कि उसका प्रशिक्षु ऐसी चीजों की गंध निकालने की कोशिश कर रहा है जिनमें से गंध नहीं आनी चाहिए। जब ज्यूसेप मशीन के अंदर जांच करता है तो वह भयभीत हो जाता है कि जीन ने अपनी बिल्ली को भी उसमें डाल दिया है। वह युवक पर चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह एक जीवित प्राणी की गंध को आस्वित नहीं कर सकता। लेकिन यह खुलासा जीन के लिए एक झटके की तरह होता है और वह अचानक वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही दिनों में जीन इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ता है। ग्यूसेप्पे पूरी कोशिश करता है उसे ठीक करने की, पर कोई फायदा नहीं होता। मरने से पहले जीन अपने उस्ताद से पूछता है कि क्या डिस्टिलेशन के अलावा कोई और तरीका है खुशबू निकालने का। ग्यूसेप्पे उसे एनफ्लोराज के बारे में बताता है, जो सिर्फ ग्रास नाम के शहर में इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनते ही जीन की हालत एकदम से ठीक हो जाती है और कुछ ही दिनों में वो फिर से स्वस्थ हो जाता है। अब उसका एक ही मकसद है, ग्रास जाकर ये नई तकनीक सीखना। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे वहां अप्रेंटिसशिप के लिए सही कागजात चाहिए थे। गनीमत रही कि ग्यूसेप्पे 100 नई परफ्यूम की रेसिपी के बदले ये कागजात देने को तैयार हो जाता है। जीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फटाफट सैकड़ों फॉर्मूले सुना देता है, अपने पेपर्स उठाता है और पेरिस छोड़ देता है। उधर ग्यूसेप्पे बहुत खुश होकर अपने फॉर्मूलों के साथ सोने जाता है, लेकिन किस्मत उसका खेल पहले ही लिख चुकी थी। अचानक उसका घर ढह जाता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ मारा जाता है। ग्रास की तरफ बढ़ते हुए जीन पहली बार गांवों की खुली हवा और पहाड़ों के बीच चलने का मजा लेता है। वो लंबा रास्ता चुनता है ताकि ज्यादा देर तक साफ हवा में सांस ले सके। धीरे धीरे चलते हुए वो एक पहाड़ी पर जाकर एक गुफा में छुप जाता है। पहली बार उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही गंध बचती है, पत्थरों की। वो यहाँ कई साल गुजार देता, लेकिन हर रात उसकी नींद एक ही चीज से टूटती, एक बेनतहा खूबसूरत लड़की की यादों से। आखिरकार जीन गुफा से बाहर आता है। बारिश में नहाते हुए उसे एक भयानक एहसास होता है, उसके शरीर से कोई गंध नहीं आती। ये जानकर उसे महसूस होता है कि वो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसी वक्त वो कसम खा लेता है कि वो दुनिया को दिखाएगा कि वो आम इंसानों से अलग है। फिर वो ग्रास की ओर बढ़ता है और कई दिनों तक चलता रहता है। शहर के करीब पहुंचते ही उसे एक औरत की गंध आती है, यहाँ तक कि प्लम वुमन से भी ज्यादा बेहतरीन। थोड़ी ही देर में एक घोड़ा गाड़ी उसके पास से गुजरती है और वो देखता है कि ये खुशबू लौरा नाम की एक हसीन लड़की से आ रही है। जीन खुशी से झूमता हुआ उसकी गंध का पीछा करता है और उसके आलीशान घर के बगीचे में जा छुपता है। वो उसे दूर से देखता रहता है, पर तभी उसके बाप अंतवान ऋषि उसे अंदर भेज देता है। अगले दिन जीन एक इत्र की दुकान में काम शुरू करता है,
जहां उसे एनफ्लोराज की कला सिखाई जाती है। उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैडम अर्नुल्फी और उसके प्रेमी डोमिनिक ड्रोट के हाथ में होती है। इस तकनीक में फूलों को चर्बी में दबाकर और उबालकर उनकी असली खुशबू निकाली जाती है। लेकिन जीन का इरादा कुछ और ही होता है। एक रात वो एक वेश्या को बुलाता है, लेकिन उसके साथ वक्त बिताने के बजाय वो उसके सिर पर जोर से वार कर देता है। जब वो मर जाती है, जीन उसके बाल काटता है, उसके पूरे शरीर को चर्बी में लपेटता है और एक कपड़े से कसकर बांध देता है। कुछ घंटों बाद वो चर्बी से उसकी खुशबू निकाल लेता है। पहली बोतल तैयार हो जाती है। अब उसे 13 परफेक्ट खुशबुओं का पूरा सेट बनाना है। आने वाले महीनों में जीन खूबसूरत और जवान औरतों को चुनता है, उन्हें मारता है और उनकी गंध चुराता है। धीरे धीरे उसकी कलेक्शन में 12 अद्वितीय लेकिन भयानक खुशबुएं तैयार हो जाती हैं। जब वो इन्हें मिलाता है तो उसकी खुशबू इतनी असरदार होती है कि जब ड्रोड गलती से इसे सूंघ लेता है तो वो एकदम से नरमदिल इंसान बन जाता है। अब जीन को सिर्फ आखिरी खुशबू चाहिए, लॉरा की। लेकिन उसका बाप ऋषि समझ जाता है कि कोई खूनी शहर में घूम रहा है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे लेकर शहर छोड़ देता है। वो एक नकली घोड़ागाड़ी दूसरे रास्ते पर भेजता है और खुद लॉरा के साथ एक गुप्त मठ की ओर निकल पड़ता है। पर जीन का नाक इतना तेज है कि वो तुरंत समझ जाता है कि असली गाड़ी कहाँ जा रही है और उनका पीछा करता है। इस बीच ग्रास में एक गलती से ड्रोट की दुकान से कुछ बाल सड़क पर गिर जाते हैं। जब पुलिस इन्हें देखती है तो शक गहराने लगता है। ऋषि और लॉरा एक सुनसान सराय में पहुंचते हैं। ऋषि अपनी बेटी को बिना खिड़की वाले कमरे में बंद कर देता है, लेकिन ये भी जीन को रोक नहीं पाता। वो चुपके से अंदर घुसता है, नौकरों से चाबी चुराता है और लॉरा के कमरे तक पहुंच जाता है। अगले दिन जब ऋषि दरवाजा खोलता है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। लॉरा मर चुकी होती है। इधर जीन जंगल में अपनी 13वीं खुशबू निकालता है। अब उसकी फाइनल परफ्यूम तैयार होती है। लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके कमरे से सबूत मिल चुके हैं और वो अब जेल में बंद है। फिर आता है वो दिन जब उसे जनता के सामने फांसी दी जानी थी। जीन अपनी जेब में छुपाई हुई परफ्यूम की बोतल खोलता है और कुछ बूंदें खुद पर लगा लेता है। जैसे ही लोग उसे सूंघते हैं, सब घुटनों पर गिर पड़ते हैं, जैसे कोई देवता उतर आया हो। जल्लाद तक उसकी गंध से मदहोश हो जाता है और फांसी देने से मना कर देता है। जीन आगे बढ़ता है, अपने रुमाल पर परफ्यूम डालता है और हवा में लहरा देता है। भीड़ पूरी तरह दीवानी हो जाती है, लोग होश खो बैठते हैं और पूरा शहर एक पागलपन में डूब जाता है। ऋषि, जो अब तक बचा था, भी आखिरकार झुक जाता है और जीन को अपना बेटा मान लेता है। कई घंटे बाद जब लोग होश में आते हैं तो उन्हें अपनी हरकतों पर शर्म आती है। लेकिन तब तक जीन गायब हो चुका होता है। पुलिस ड्रोट को पकड़ लेती है और उसे ही दोषी मान लेती है। उधर जीन वापस पेरिस के उसी बदबूदार मछली बाजार में पहुंचता है जहां से उसकी जिंदगी शुरू हुई थी। अब वो जान चुका था कि उसकी जिंदगी में कभी प्यार नहीं था। आखिर में वो पूरी बोतल खुद पर उड़ेल देता है। उसकी गंध इतनी ताकतवर होती है कि वहां के लोग एकदम पागल हो जाते हैं। वे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जिंदा खा जाते हैं। अगली सुबह बस उसके कपड़े और एक आखिरी बूंद परफ्यूम बची होती है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।